सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज से हम CNS फार्माकोलॉजी की शुरुआत करेंगे। तो थोड़ा सा लेंदी यूनिट है ये। सो आई थिंक 10 to 12 वीडियोस मैं शायद अपलोड करूँगा इसके, या जितने भी कर सकूँ। तो आई विल जस्ट कवर आउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टॉपिक्स इन दिस यूनिट। एंड तो आज की हम बात कर लेंगे, दैट इज़ हम एक दो वीडियो में शायद एनेस्थीशियास की बात करें, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ CNS। सो फिर मतलब हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही है, बट उसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। एंड आई होप आपको अभी तक का जो भी मेरा फार्माकोलॉजी का कंटेंट है वो समझ में आ रहा होगा। सो गाइस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी। और कुछ नहीं है। एंड थोड़ा सा अगर मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा रिस्पॉन्स देके इसको आगे बढ़ाइए। सो आज की शुरुआत करते हैं। दैट इज़ आज का क्वेश्चन है इज़ स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है। मतलब बेसिकली कौन कौन से स्टेजेस पे होंगे जब हम एनेस्थीसिया देंगे एक पेशेंट को, तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे करना है वो, ठीक है। तो मैं पहले तो एक डिटेल में जाऊंगा, फिर आई विल जस्ट शो यू अ फ्लो चार्ट दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब वो एक समरी के लिए बहुत अच्छा है, ओके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। दैट इज़ स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया कॉज इरेगुलरली डिसेंडिंग डिप्रेशन ऑफ द CNS। मतलब मेन बात है कि जनरल एनेस्थीसिया या फिर कोई भी एनेस्थीसिया वो CNS का मतलब जनरल एनेस्थीसिया CNS का डिप्रेशन करेगा, ओके। द हायर फंक्शंस आर लॉस्ट फर्स्ट प्रोग्रेसिवली एंड लोअर एरियाज ऑफ द ब्रेन आर इन्वॉल्व। हायर फंक्शंस मतलब जो हमारे जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स है या फिर मतलब हमारे सेंसेशन के जो भी मूवमेंट्स है वो लॉस होते चले जाएंगे धीरे धीरे, ओके। बट इन द स्पाइनल कॉर्ड लोअर सेगमेंट्स आर अफेक्टेड सम वॉट अर्लियर देन द हायर सेगमेंट्स। तो मतलब जो हायर सेगमेंट्स होंगे उससे पहले लोअर सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइन, ठीक है, नीचे, तो वो पहले डिप्रेस होना चालू हो जाएंगे, ओके। द वाइटल सेंटर्स आर लोकेटेड इन द मेडुला आर पैरालाइज्ड एट द लास्ट। जो सेंटर्स हैं हमारे, जैसे कि रेस्पिरेटरी सेंटर है, फिर सर्काडियन सेंटर है, या फिर कफ सेंटर्स हैं, मतलब बहुत सारे जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में है वो लास्ट में डिप्रेस होंगे, ओके। तो अब स्टेजेस की बात करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट स्टेज इज दैट इज़ स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, ओके। तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एनास्थेटिक इनहेलेशन एंड लास्ट अप टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब एनास्थेटिक हमने दिया, उसका इनिशिएशन हुआ, एंड कॉन्शियसनेस जब तक हम बेहोश नहीं हो जाते तब तक वो होता है एनाल्जेसिया का स्टेट। पेन इज़ प्रोग्रेसिवली एबॉलिश्ड, ठीक है। पेन धीरे धीरे मिटता चला जाएगा। पेशेंट रिमेन्स कॉन्शियस, पेशेंट कॉन्शियस रहेगा स्टार्टिंग में, ओके। एंड कैन हियर एंड सी एंड फील्स लाइक अ ड्रीम स्टेट एमनेजिया, ठीक है। ड्रीम स्टेट टाइप लगेगा, डेवलप्ड बाय द एंड ऑफ द स्टेज। रिफ्लेक्सेस एंड रेस्पिरेशन आर नॉर्मल। मतलब जो भी रिफ्लेक्सेस होंगे वो भी नॉर्मल होंगे, एंड जो रेस्पिरेशन होगा रेट वो भी नॉर्मल होगा, ठीक है। एंड सबसे क्रूशल बात क्या है, दैट इज़ माइनर ऑपरेशंस कैन बी कैरिड आउट ड्यूरिंग दिस स्टेज। मतलब जो भी क्या बोल सकते हैं हम, सर्जरी है, जैसे कि माइनर सर्जरीज लाइक हम क्या रिमूव कर सकते हैं, तो जैसे कि अपेंडिक्स रिमूवल एंड ऑल, मतलब वो थोड़ी छोटी सर्जरी, या फिर हो गई क्या बोल सकते हैं हमारी हर्निया के थोड़े से हर्निया के ऑपरेशंस हो सकते हैं, तो वो भी हो सकता है, ओके। तो माइनर ऑपरेशंस उधर पे कैरी आउट कर सकते हो। तो मतलब क्या क्या है, कॉन्शियसनेस है, रेस्पिरेशन नॉर्मल है, फिर एमनेजिया लाइक स्टेट है, एंड रिफ्लेक्सेस भी नॉर्मल है, ठीक है। अब सेकंड स्टेज पे आता है, दैट इज़ द स्टेज ऑफ डेलूरियम। तो स्टेज ऑफ डेलूरियम का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। जो मतलब हमको रेस्टलेसनेस आती है या फिर कुछ इल्यूजन्स आने लगते हैं, मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है हमारा, ओके। तो फॉर्म ऑफ फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर रेस्पिरेशन। मतलब इधर पे कम्प्लीटली कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाता है, एंड अप टू रेगुलर रेस्पिरेशन फिर से जब तक चालू नहीं हो जाता, दैट इज़ द स्टेज ऑफ डेलूरियम, ओके। पेशेंट में शाउट, स्ट्रगल एंड होल्ड हिज ब्रेथ, ठीक है। एंड मसल टोन इंक्रीजेज, जॉर्स आर टाइटली क्लोज्ड, ब्रीथिंग इज जर्की, हार्ट रेट एंड BP में राइज, एंड प्यूपिल्स डायलेट ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। मतलब सिंपल सी बात है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा बिकॉज बॉडी स्ट्रेस में आ रही है, ठीक है। पेशेंट स्ट्रगल कर रहा है, सो
everything will happen. No stimulus should be applied or operative procedure should be carried out during this stage. मतलब ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट को ही जब अच्छा नहीं लग रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब नो ऑपरेशन कैन बी डन ड्यूरिंग दिस स्टेज. ओके, अब थर्ड आ जाएंगे, दैट इज सर्जिकल एनेस्थीसिया. एक्सटेंड फ्रॉम ऑनसेट ऑफ रेगुलर ब्रीथिंग टू सिजेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग. ठीक है, तो मतलब रेगुलर ब्रीदिंग चालू होगा उससे जब तक स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग हमारी सिजेशन मतलब रुक जाना या फिर चला जाना. ओके, एंड ये 4 प्लेन में डिवाइडेड है. दैट इज़ द रोविंग आई बॉल्स. द प्लेन एंड्स व्हेन द आई बिकम्स फ्री. मतलब रोविंग आई बॉल मतलब आई का जो होता है वो फिक्स हो जाता है वो प्लेन में. ओके, प्लेन 2 में लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लेरेंजियल रिफ्लेक्सेस, मतलब सारे जो रिफ्लेक्सेस होंगे जो आई के वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, प्यूपिल स्टार्ट्स डायलेटिंग एंड लाइट रिफ्लेक्स इज लॉस्ट. ओके, प्यूपिल डायलेट होना स्टार्ट हो जाती है एंड लाइट रिफ्लेक्स इज लॉस्ट. एंड प्लेन 4 में क्या होगा, इंटरकोस्टल पैरालिसिस, शैलो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन एंड डायलेटेड प्यूपिल. ओके, तो फेज मैं आपको बताऊंगा अभी क्लियरली, एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको जिससे कि आपको सब समझ में आ जाएगा. ओके, तो गाइज ये रहा वो डायग्राम, केडी त्रिपाठी मैंने फॉलो किया है. ओके, तो आप थर्ड रोमन थर्ड में सर्जिकल एनेस्थीसिया लिखा है, वहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज दैट इज, और आई वाले कॉलम में ऑक्यूलर मूवमेंट वाले कॉलम में आ जाइए. तो देखो फर्स्ट एनालिसिस में तो नॉर्मल है, फिर डेलूरियम में रोविंग आई बॉल्स की शुरुआत हो चुकी है, एंड थर्ड स्टेज में आते आते फर्स्ट में द प्लेन बिकम्स फिक्स्ड. ओके, पहले तो रोविंग हो रहा था बट अब फिर वो पॉइंट 1 के बाद ख़त्म हो रहा है. ठीक है, एंड फिर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में जो फिर सेकंड में हमने क्या देखा, जो रिफ्लेक्सेस है वो ख़त्म हो जाएंगे. तो देखिए आप रिफ्लेक्सिस नेक्स्ट कॉलम में प्यूपिल साइज वाले बाजू वाले कॉलम में देख सकते हैं, दैट इज़ आईलिड के जो भी रिफ्लेक्सेस है वो डेलूरियम स्टेज के एंड में ख़त्म हो रहे हैं. ठीक है, एंड थर्ड में मैंने क्या बोला, प्लेन 3 में प्यूपिल स्टार्ट्स डायलेटिंग एंड लाइट रिफ्लेक्सेस लॉस्ट. तो थर्ड स्टेज में आप देख सकते हैं, देखो पहले प्यूपिल साइज में पहले तो एनाल्जेसिक फेज में कंस्ट्रिक्ट हो गया, फिर डेलूरियम में डायलेट हो गया, फिर सर्जिकल एनेस्थीसिया के फर्स्ट में फिर से थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट हुआ एंड फिर नॉर्मल रहा एंड फिर डायलेट होता चला जा रहा है. ठीक है, एंड प्लेन 4 में इंटरकोस्टल पैरालिसिस एंड शैलो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन एंड डायलेटेड प्यूपिल. तो स्टेज 4 में पूरा डायलेटेड प्यूपिल है ही. ठीक है, एंड जो रिफ्लेक्सेस मैंने बोले फेरेंजियल एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस आर लॉस्ट. ठीक है, कॉर्नियल एंड फेरेंजियल रिफ्लेक्सेस दैट इज इन प्लेन 3. तो आप प्लेन 3 में आने से पहले ही 1-2 में वो रिफ्लेक्सेस वाले कॉलम में वो एंड हो रहा है. ठीक है, एंड मैंने क्या बोला, रेस्पिरेशंस वो क्या हो जाएंगे, शैलो हो जाएंगे. ओके, फेज 4 में. ओके, तो ये थोड़ा सा डायग्राम है, मैं आपको बीच बीच में जब जब आ जाएगा तब मैं समझाता रहूँगा. ठीक है, फिर आ जाता है एज एनेस्थीसिया पासेस टू डीपर प्लेन्स प्रोग्रेसिवली मसल टोन डिक्रीजेस, बीपी फॉल्स, heart rate increases with weak pulse, respiration decreases in depth and later frequency as well. Thoracic respirations lags behind the abdominal respiration. Okay, तो वो पॉइंट बोल रहा है कि जैसे जैसे प्लेन 1 2 3 4 में चला जाते जाएंगे तब हमारी मसल टोन डिक्रीज हो जाएगी. तो आप स्केलेटल मसल वाले कॉलम पर देख सकते हैं कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट पूरी डिक्रीज और फिर बीपी भी डिक्रीज हो रही है. एंड वो बोल रहा है कि रेस्पिरेशन डिक्रीजेज इज डेप्थ. तो डिक्रीजेज डेप्थ मतलब शैलो हो रहा है, तो शैलो रेस्पिरेशन, तो वो भी आप पूरा सा कॉलम सा देख सकते हैं. ओके, एंड थोरेसिक रेस्पिरेशन लैग्स बिहाइंड एब्डोमिनल. तो सबसे पहला कॉलम दैट इज रेस्पिरेशन थोरेसिक और एब्डोमिनल. तो पहले तो देखो कैसे वेव्स आ रही इक्वेट टाइप, बट फिर वो एब्डोमिनल की तरफ, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब एब्डोमिनल रेस्पिरेशन आगे बढ़ रहा है. एंड थोरेसिक रेस्पिरेशन इज लैगिंग इट बिहाइंड. पहले वाले स्टेजेस में मतलब ऑलमोस्ट 1 तक, फर्स्ट स्टेज ऑफ द सर्जिकल एंड प्लेन 1 तक वो ऑलमोस्ट सेम रहे, फिर वो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन थोड़ा सा आगे निकलता चलेगा बिकॉज द कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द रेस्पिरेशन, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन. ओके, तो ये था, तो मैं इधर पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. मेडुलरी पैरालिसिस क्या है, दैट इज सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग टू फेलियर ऑफ सर्कुलेशन एंड डेथ. तो मतलब वो क्या है, दैट इज सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग, मतलब ब्रीदिंग का रुक जाना या फिर सीज हो जाना, एंड टू फेलियर ऑफ सर्कुलेशन, एंड उसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा एंड इट विल लीड टू डेथ. एंड प्यूपिल इज वायलेटेड
वाइडली डायलेटेड, तो आप देख सकते हैं दैट इज स्टेज 4 में प्यूपिल एकदम डायलेट हो गया, मसल्स आर टोटली फ्लैबी, पल्स इज थ्रेडी और इम्परसेप्टेबल एंड बीपी इज़ वेरी वेरी लो। तो मतलब आप कॉलम्स में देख सकते हैं कि छोटे छोटे से बीपी का बहुत छोटा सा पार्ट आ रहा है, फिर स्केलेटन मसल टोन का भी बहुत छोटा सा, एंड हार्ट रेट भी फीबल ही हो गई है। ओके ठीक है, तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, एंड उसके यूजेस फर्स्ट एनालिसिस स्टेज में दैट इज़ लेबर, इंसिजन एंड माइनर ऑपरेशंस में। फिर डेलूरियम का कोई स्टेज नहीं होगा बिकॉज पेशेंट को इम्पेशेंट होगा। तो स्टेज 1 में एनाल्जेसिया में मैंने क्या क्या बोला था, दैट इज़ पे लॉस ऑफ लास्ट इनहेलेशन से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तक वो स्टेट होता है। ठीक है, माइनर ऑपरेशन की तरफ पे कैरिड आउट होता है। डेलूरियम कब होता है, कॉन्शियसनेस से रेगुलर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से रेगुलर रेस्पिरेशन तक का सेकंड स्टेज होता है। एंड डेलूरियम का स्टेज कब होता है, फ्रॉम रेगुलर ब्रीथिंग टू द सीजेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग। ठीक है, जब तक स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग बंद ना हो जाती तब तक वो होता है। ओके ठीक है, एंड जो मेडुलरी पैरालिसिस होती है वो कहाँ से कहाँ होगी, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग टू फेल इन सर्कुलेशन। ये मेडुलरी पैरालिसिस स्टेज ना आए तो ही अच्छा है बिकॉज इट मे लीड टू डेथ। तो यूजेस क्या होंगे ये स्टेज के, दैट इज़ फर्स्ट के तो लेबर, इंसिजन एंड माइनर ऑपरेशंस। ठीक है, सेकंड में तो कुछ ऑपरेशन हो नहीं पाएगा, एंड थर्ड के जो प्लेन 1 में दैट इज़ द मोस्ट सर्जिकल ऑपरेशन। तो मैं एक करेक्शन नोट करना चाहूँगा, मैंने आपको बोला था माइनर ऑपरेशंस दैट इज़ नॉट हर्निया एंड अपेंडिक्स। माइनर ऑपरेशंस में भी लाइक समथिंग कॉर्निया रिलेटेड या फिर आई रिलेटेड जो ऑपरेशन होते हैं वो माइनर ऑपरेशन होते हैं। अब सर्जिकल जो है, जो मैंने बोला हर्निया एंड एब्डोमिनल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो दिस विल बी परफॉर्म्ड इन सर्जिकल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो मैंने करेक्ट कर लिया खुद को, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड अब ओकेशनली रीच नाउ स्टेज 3 हम कभी कभी आ जाते हैं तो हम उसको बैक टू नॉर्मल स्टेज में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे। एंड स्टेज 4 नेवर अटेम्प्टेड, मतलब वो कभी अटैम्प्ट नहीं होता बिकॉज फिर क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी एंड पेशेंट में लीड टू द मेडुलरी पैरालिसिस एंड कॉज डेथ। ओके ठीक है, तो ये मेडुलरी पैरालिसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है जो हमको याद रखना है। ठीक है, कि इफ़ आई लैश रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट एंड पेशेंट इज मेकिंग स्वेलिंग मूवमेंट्स, स्टेज 2 हैज़ नॉट बीन रीच्ड। ठीक है, तो स्टेज 2 दैट इज स्टेज डेलूरियम, अगर पेशेंट पेनफुल रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स आईलेस रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट एंड पेशेंट इज मेकिंग swallowing मूवमेंट्स, तो स्टेज 2 रीच नहीं हुआ है। फिर लॉस ऑफ रिस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलस एंड प्रेशर ऑन द अपर नेजल बॉर्डर ऑफ द ऑर्बिट, तो मतलब हम अगर ऑर्बिट के अपर नेजल बॉर्डर पे टच करेंगे तो अगर पेनफुल स्टिमुलस नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स दैट सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज हमने पार कर लिया है। फिर इंसिजन ऑफ द स्किन कॉजेज रिफ्लेक्सेस इंक्रीज इन रेस्पिरेशन, बीपी राइज और अदर इफेक्ट। Insertion of endotracheal tube is resisted and induces coughing, vomiting, laryngospasm, tears appear in eye, passive inflation of lungs is resisted, anesthesia is light। तो मतलब इंसिजन ऑफ स्किन कॉज रिफ्लेक्शन इंक्रीज एंड अदर इफेक्ट्स शो करेंगे। एंड इंसिजन ऑफ एंडोथ्रिकल टैग, अगर हम कोई ट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो इट विल कॉज कफिंग, वॉमिटिंग एंड लैरिंजोस्पाज्म एंड टीयर्स अपीयर इन आई। पैसिव इन्फ्लेशन ऑफ लंग इज रेजिस्टेड। अब इधर पे है ना एनेस्थीसिया कौन काम करेगा, दैट इज़ लाइट। तो लाइट तो इसीलिए मतलब वो मूवमेंट जो हो रही है एबनॉर्मल उसको कम करवाएगा। ओके, fall in BP, cardiac and respiratory depression are signs of deep anesthesia। okay, adequate, अब बात करेंगे दैट इज adequate analgesia, amnesia and muscle relaxation are produced by the use of intravenous drugs। ओके, तो इंट्रावेनस ड्रग से भी हम मसल रिलैक्सेशन एंड एडिक्वेट एनाल्जेसिया एंड एमनेसिया कर सकते हैं। पर प्री मेडिकेशन विद CNS डिप्रेसेंट्स एंड ओपियोइड्स और द कॉन्करेंट यूज ऑफ लोअर मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन या फिर MAC यूज लोअर्स द मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन ऑफ द इनहेल्ड एनेस्थेटिक। अब इनहेल्ड एनेस्थेटिक के साथ हम ओपियोइड्स एंड डिप्रेसेंट भी देते हैं। ओके, तो उससे उसका यूज़ और एफिशिएंसी बढ़ेगी। ओके ठीक है, when a combination of two inhalational anesthetics that is
nitrous oxide and isoflurane is used, their MACs are additive. Lower concentration is of each is required. मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों लेंगे तो इफेक्टिवली काम कर पाएगा. ओके और वो एग्जांपल है दैट इज़ 0.5 मैक ऑफ N2O दैट इज़ 53% एंड 0.5 मैक ऑफ isoflurane that is 0.6% produce CNS depression equivalent to 1 मैक ऑफ isoflurane और नोन. तो मतलब हम आइसोफ्लूरेन को पूरा एक यूनिट यूज़ करेंगे एंड ये कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो वो दोनों का सेम ही आएगा. ठीक है, तो आई होप ये आपको स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया समझ में आ गए. ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. दैट इज़ स्टेज 1 कहाँ से कहाँ है, स्टेज 1 कहाँ से कहाँ है. दैट इज़ बिगनिंग ऑफ एनेस्थेटिक इनहेलेशन टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. अब स्टेज 2 उधर से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टू द रेगुलर रेस्पिरेशन, फिर रेगुलर रेस्पिरेशन से सीजेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग एंड लास्ट स्टेज दैट इज सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग से सर्कुलेशन या फिर लॉस ऑफ सर्कुलेशन या फिर डेथ. ओके एंड ये डायग्राम भी आप एक बार देख लीजिए. दैट इज़ समथिंग वेरी क्लियर कि एब्डोमिनल रेस्पिरेशन आगे क्यों बढ़ रहा है, थोरेसिक रेस्पिरेशन उसके पीछे क्यों लैग कर रहा है. फिर रोविंग ऑफ आई बॉल्स हमने देखा. दैट इज़ स्टेज 3 में प्लेन 1 2 3 4 में क्या क्या हो रहा है. फिर प्यूपिलरी चेंजेस, फिर जो रिफ्लेक्सेस है वो कहाँ से कहाँ है. कि हमने बोला कि वॉमिटिंग, लैरिंजियोस्पाज्म तो वो होगा. फिर कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस और आईलिड के रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाएंगे एंड लाइट कहाँ तक आ रही है. फिर वो लाइट रिफ्लेक्स कौन कौन से शो कर रहा है एंड फिर बीपी, मसल टोन एंड हार्ट रेट एंड उसके यूजेस. तो ये डायग्राम गाइस इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रैक्टिस करिए 1-2 बार तो आपको सब समझ में आ जाएगा. एंड इट इज़ द कंसेप्ट कि स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया कैसे और कहाँ कैसे कैसे हो रहा है. ओके एंड दिस वॉज द स्लाइड आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया में देखो स्टेज 1 2 3 4. तो स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया दैट इज इनहेलेशन टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और उसमें क्या होगा, कॉन्शियस एंड ड्राउजी फील करेगा पेशेंट. फिर स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट या फिर कौन सा स्टेज, दैट इज़ द स्टेज ऑफ डेलूरियम. up to consciousness, loss of consciousness to regular breathing, shout, struggle, hold breath, increase muscle tone, breathing jerky, vomiting, हार्ट रेट एंड बीपी राइजेस. तो मतलब इधर पे कोई ऑपरेशंस नहीं हो पाएंगे. स्टेज 3 दैट इज स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया. अब ये सबसे क्रूशियल या बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा यूज्ड होने या फिर इकोनॉमिकल स्टेज बोल सकते हैं हम, बिकॉज इधर पे सबसे ज़्यादा सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं ये स्टेज में. अप टू सीजेशन ऑफ रेगुलर ब्रीथ रेस्पिरेशन की जब तक रुकने जाती नॉर्मल से सीजेशन तक. ठीक है, फिर रेस्पिरेशन बिकम रेगुलर, मसल्स रिलैक्स, रिफ्लेक्सेस लॉस ग्रेजुअली. ठीक है, तो कौन कौन से, लाइट, कॉर्नियल एंड लैरेंजियल, तीनों रिफ्लेक्स लॉस हो जाएंगे हमारे. ओके लेटर ऑन इंटरकोस्टल मसल्स आर पैरालाइज्ड. तो इंटरकोस्टल मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे तो उसकी वजह से थोरेसिक जो रेस्पिरेशन है वो लैग कर जाएगा एंड एब्डोमिनल रेस्पिरेशन विल बी फर्दर ऑफ थोरेसिक रेस्पिरेशन. सो दिस इज द रीजन. स्टेज 4 दैट इज द स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस अप टू फेलियर ऑफ सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड वासोमोटर सेंटर आर डिप्रेस. और वो डिप्रेस हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है रेगुलेशन नहीं हो पाएगा ढंग से. रेगुलेशन जब ढंग से नहीं हो पाएगा दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ पेशेंट. ओके तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. एंड स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया में फिर से मैं बोल रहा हूँ दैट इज स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, स्टेज ऑफ डेल्यूरियम, फिर सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड लास्ट इज द मेडुलरी पैरालिसिस स्टेज. ठीक है, एंड जो मैंने बोला कि जो इन्हेलेशन हमारे एनेस्थीसिया है उनको कॉम्बिनेशन में देंगे तो इट विल शो मोर एफिशिएंसी. दैट इज़ एग्जांपल ऑफ आइसोफ्लूरेन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड. ओके तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा. एंड चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल फॉर मोर नोट्स. मतलब नोट्स अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहे हैं एंड आपको, तो मैंने पावर पॉइंट दिए, पूरा पावर पॉइंट एंड जो मेरे नोट्स है CNS का वो मैंने डाल दिए, तो यू कैन चेक आउट देयर. ओके सो थैंक यू गाइस.